नमस्ते, मैं हूं विकास कुमावत और आप देख रहे हैं द स्टोरी चैनल। अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट, अशोक गहलोत वर्सेस वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत वर्सेस अमित शाह। राजस्थान की राजनीति में पिछले कई दिनों से ये सारे शब्द सुनने को मिल रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इस सारे पॉलिटिकल ड्रामा के पीछे की हकीकत क्या है और कौन इसमें कितना इन्वॉल्व है और इन सब से किसको कितना फायदा और कितना नुकसान होगा। इस वीडियो का आखिरी हिस्सा सरकार को लेकर शायद आपकी आंखें खोल दे, तो इसे लास्ट तक पूरा देखिएगा। तो बात शुरू करते हैं 11 दिसंबर 2018 से, वो दिन जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव का नतीजा आया। कांग्रेस को लगभग 100 सीटें मिली, बीजेपी को 73, बीएसपी को 6 और 13 निर्दलीय कैंडिडेट को जनता ने यह सोचकर चुना कि इस बार ये लोग उनकी समस्याओं में उनके साथ खड़े रहेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो जैसे राजस्थान की जनता हर 5 साल से सरकार बदलती है, इस बार भी वैसा ही हुआ। कांग्रेस ने 6 बीएसपी और 13 निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर सरकार बनाई। राजस्थान में कांग्रेस की इस जीत का श्रेय दिया गया सचिन पायलट को, जिन्होंने 5 साल कड़ी मेहनत से राजस्थान में पार्टी को एकजुट किया और लोगों का मानना था कि सचिन पायलट राजस्थान में भावी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन चुनाव के नतीजों के बाद अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री और सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। जो लोग सत्ता में बने रहना चाहते हैं वे हमेशा एक सिद्धांत ध्यान में रखते हैं कि कभी भी अपना सब्स्टिट्यूट तैयार मत होने दो, और अशोक गहलोत जो राजनीति के जादूगर कहे जाते हैं वे इसमें माहिर हैं। अशोक गहलोत को अपने प्रतिद्वंदियों को ठिकाने लगाना बहुत अच्छे से आता है और सचिन पायलट उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं। लेकिन शायद अशोक गहलोत ने इस बार थोड़ी जल्दबाजी कर दी। अब बात करते हैं कि कौन सी पार्टी का इस ड्रामे में कितना इन्वॉल्वमेंट है। मध्य प्रदेश और कर्नाटक में जिस तरीके से सत्ता में उथल पुथल हुआ, उसे देखकर लोगों का यही मानना है कि इन सब के पीछे बीजेपी का हाथ है। और अशोक गहलोत खेमे का भी अभी तक यही कहना है कि बीजेपी ये सब कर रही है और इसी को लेकर कांग्रेस ने ऑडियो टेप भी जारी किए हैं। तो यहां कुछ बिंदु ऐसे हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इन सब के पीछे बीजेपी का हाथ है। जैसे पहला बिंदु, कांग्रेस द्वारा जारी ऑडियो टेप। हालांकि इसकी पूरी तरह पुष्टि अभी नहीं हो पाई है कि ऑडियो टेप में आवाज किसकी है। दूसरा बिंदु, अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के घर ईडी का छापा। ईडी का कहना है कि 2007 से 2009 के दौरान जब यूपीए सरकार सत्ता में थी तो अग्रसेन गहलोत की कंपनी ने फर्टिलाइजर और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कई काम किए और इसके साथ ही अशोक गहलोत के करीबी रिश्तेदारों के घर भी सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा पड़ा। ईडी और सीबीआई ये दोनों एजेंसियां केंद्र को सीधे रिपोर्ट करती हैं। तो अब यहां हम एक बात पूछना चाहेंगे कि ईडी और सीबीआई इतने दिन कहां गए थे? इन्हें अभी कैसे याद आया कि अग्रसेन गहलोत ने 2007 में घोटाला किया था? और यहां अशोक गहलोत भी पीछे नहीं है। गहलोत ने भी बीजेपी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले को लेकर एसओजी को जांच के आदेश दे दिए। यहां भी हमारा सवाल बरकरार है कि इतने दिन आपको घोटालों की याद क्यों नहीं आई? इतने दिन कहां गए थे आप? और ऐसे ही सोमवार को बीएसपी ने अपने 6 विधायकों के खिलाफ विहिप जारी कर कहा कि ये विधायक पार्टी की इच्छा के विरुद्ध कांग्रेस में शामिल हुए। तो बीएसपी वालों से भी हमारा यही सवाल है कि अब तक कहां थे? आपको अब कैसे याद आया कि ये विधायक पार्टी की इच्छा के विरुद्ध थे? अब कुछ बातें इस बात की ओर भी इशारा करती है कि इन सब के पीछे बीजेपी का हाथ नहीं है। जैसे सचिन पायलट का अभी तक ये कहना कि वे अभी भी कांग्रेस के सदस्य हैं और भविष्य में बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन वे बीजेपी ज्वाइन करेंगे या नहीं, इसका जवाब भी भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, क्योंकि एक समय पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कहा था कि वे बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे। तो बात करते हैं इन सब में किसको कितना फायदा और किसे कितना नुकसान होने वाला है। जवाब बहुत सीधा है। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए हर एक विधायक को 25 से 35 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं भी है तो भी हर विधायक को हमेशा फायदा ही रहेगा, क्योंकि सबको सरकारी पैसा तो मिल ही रहा है। तो अब नुकसान किसे है? कुछ लोग कहेंगे कि सबसे बड़ा नुकसान अशोक गहलोत को होगा,
क्योंकि उनकी सत्ता चली जाएगी। सत्ता का लालच सबको है, चाहे वो अशोक गहलोत हो या सचिन पायलट। अभी कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने एक ट्वीट किया कि राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 3,19,000 से अधिक व्यक्तियों का चालान किया जा चुका है। तो क्या यह बात सिर्फ आम जनता पर ही लागू होती है, उन विधायकों पर लागू नहीं होती जो राजभवन के गार्डन में धरना देने जाते हैं? हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि यदि असेंबली सेशन की परमिशन नहीं मिलेगी तो जनता राजभवन का घेराव करेगी। महामहिम राज्यपाल महोदय को हम सब आ रहे हैं अभी एक साथ में राज्यपाल राजभवन के अंदर। उन सबसे सामूहिक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप दबाव में किसी के नहीं आए। आपका संवैधानिक पद है, शपथ ली हुई है, अपनी अंतरात्मा के आधार पर शपथ की जो भावना होती है उसका आधार बना के फैसला करें। वरना फिर हो सकता है कि पूरी प्रदेश की जनता अगर राजभवन को घेरने के लिए आ गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं हो। ये सब सत्ता का लालच ही तो है जो उन्हें ये सब करने को मजबूर कर रहा है। बाकी हमारे ख्याल से इन सब के बीच सबसे बड़ा नुकसान जनता को हो रहा है, क्योंकि कई राज्य बाढ़ से लड़ रहे हैं, पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है, युवा बेरोजगारी और गरीब भूख से लड़ रहा है, देश का किसान टिड्डियों और सूखे से लड़ रहा है, और हमारी केंद्र और राज्य सरकारें राजनीति खेल रही है। शर्म आनी चाहिए ऐसे राजनेताओं को जो सत्ता के लालच में जनता को भूल जाते हैं। लेकिन शायद राजनीति के शब्दकोश में शर्म नाम का शब्द नहीं है, और राजनीति के हमाम में सब नंगे हैं। सबको सिर्फ सत्ता और शक्ति से मतलब है। इस सारे खेल का परिणाम चाहे कुछ भी हो, हर तरीके से नुकसान जनता का ही होगा। और जब तक जनता जाति और धर्म के नाम पर वोट करती रहेगी तब तक ये सब कहानियां बार बार दोहराई जाएगी, और वोट करने वालों को वोट लेने वाले ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहेंगे। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।